हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज। लेकिन गाइस उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको पहले तो आज छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूं कि आज तो 1 जुलाई है। 1 जुलाई जिसको वेस्ट बंगाल की बार काउंसिल ने एज अ ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आज नए क्रिमिनल लॉज आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आज ये तीनों लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे, जिससे हमारे जो पुराने जो ब्रिटिश कॉलोनियल वाले जो लॉज थे वो रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन कैसा रहेगा, कितने ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो ये पहला छोटा सा अपडेट है। अब चलिए मेन अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला बड़ा अपडेट है वो निकल के आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से। तो गाइस जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अभी रिसेंटली इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लगा दिया। इसका मतलब ये है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ गैदर नहीं हो सकते हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये निकल के आता है कि ऐसा क्या दिक्कत आ गया लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे कि डीएम साहब को वहां पे सेक्शन 144 लगाना पड़ा। तो गाइज मैटर ये है कि कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन करके एक और एसोसिएशन है, उसने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर एलिगेशंस लगाया कि ये जो एसोसिएशन है वो बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, और क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो इसके इलेक्शंस के ऊपर ही बैन लगा देना चाहिए। तो पहला एलिगेशन तो ये लगाया। दूसरा बड़ा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन है वो सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, मतलब अलगाववादी जो आइडियोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर हमारा है, कश्मीर को भारत से अलग करो, या खालिस्तान की डिमांड आप जानते हो, ये सब सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन का भी यही कहना है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तब यहाँ पे डीएम साहब ने एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कहा कि यहाँ पे आप जांच करिए। जांच के बाद जो एसएसपी ने रिपोर्ट जमा की डीएम को, तो डीएम को यहाँ पे दिखा कि अगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस करवाए गए या करवाने दिया गया तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, इससे अशांति आ जाएगा और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया गया कि एसएसपी साहब का ये कहना है कि यहाँ पे पाया गया है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है ये सही में सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पाया गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो गए, जो टेररिस्ट ये सब हो गए, उनको फ्री लीगल एड भी दिया गया, मतलब फ्री में रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया गया और इन्हीं सब के चलते सेक्शन 144 सीआरपीसी यहाँ पे डीएम साहब ने लागू कर दिया, जिसको अगर कोई वायलेट करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 188 लग जाएगा, विच सेज कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है डीएम साहब, डिसोबे करोगे तो सेक्शन 188 आईपीसी में सजा मिलेगी। और गाइस पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से न्यूज निकल के आ रही है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से रिलेटेड, उससे तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो बार एसोसिएशन है वो सही में दूध की धुली नहीं है, क्योंकि इस एसोसिएशन के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मियां कयूम, ये एक 2020 में एक एडवोकेट बाबर कादरी के मर्डर या असैसिनेशन आप कह लो, उसके मतलब केस में ये फंसे हुए थे। 2020 का ये मैटर था और अभी इसी हफ्ते इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है उस मैटर में। तो ये चीज हुई है। तो देखते हैं आगे इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं या जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का क्या होता है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि जो कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन है, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसने एलिगेशन लगाया था जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर कि ये अनरजिस्टर्ड है, प्लस ये सेसेशनिस्ट अलगाववादी वाले आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, इस एसोसिएशन ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर रिकॉग्निशन प्राप्त कर लिया है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इस कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज कर लिया है ऑफिशियली। तो यहाँ पे गाइस, जहाँ पे एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नाम का एक साम्राज्य गिर रहा है, वहां पे दूसरी तरफ कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन नाम का साम्राज्य ऊंचा हो रहा है। अब यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट होने वाले हैं वसीम गुल, जो कि ऑफिस बेरर हैं, प्रेसिडेंट है। बाकी जो इनके ऑफिशियल्स होने वाले, इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। बाकी ये रिकॉग्निशन मिलते ही कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि हम लीगल फ्रेटर्निटी, जो कि जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हम सबके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ऐसा कोई भी स्टोन हम लोग अनटर्न नहीं छोड़ेंगे जिससे हम इन लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर कर सके। तो ये चीज पूरा जम्मू एंड कश्मीर में अभी चल रहा है इलेक्शन से रिलेटेड, बार एसोसिएशन से रिलेटेड। अब आगे क्या होता है, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूं। अब गाइस मणिपुर हाईकोर्ट ने हाइब्रिड फंक्शनिंग को लॉन्च कर दिया है, मतलब मणिपुर हाईकोर्ट बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है। अब यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होंगे आधे ऑनलाइन में होंगे, आधे ऑफलाइन में होंगे। अब चलिए समझते हैं ऐसा क्या कर दिया मणिपुर हाईकोर्ट ने। तो देखिए मैंने अभी रिसेंटली, अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने वीडियो बनाया
बनाया था, शायद 1-1.5 महीना हो गया, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली मणिपुर हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी एआई को यूज किया है एक ऑर्डर को पास करने में। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अब इतना बड़ा काम तो मणिपुर हाईकोर्ट ने कर दिया था, उसके चलते उसके बाद अभी एक और बड़ा काम कर दिया है। तो देखिए गाइस, पहली बात तो पिछले कुछ समय से ई कोर्ट जो एक प्रोजेक्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करने की पूरे देश भर में बहुत ज्यादा बात चल रही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत ज्यादा ऑनलाइन कर भी लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट भी बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, जो कि एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है हमारी बाकी के हाई कोर्ट्स के लिए, डिफरेंट कोर्ट्स के लिए, कि वो भी ऐसा करें। और ठीक इसी बात पे अब मणिपुर हाईकोर्ट भी चल रहा है। तो गाइस बेसिकली मणिपुर हाईकोर्ट ने यहाँ पे ये किया है कि मणिपुर स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें ई फाइलिंग मैंडेटरी कर दिया। हालांकि अभी इसको कंप्लीटली पूरे स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पे कंपलसरी नहीं किया गया है, बल्कि इसको एक पायलट बेसिस पे भी लॉन्च किया गया है। मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे इसको लॉन्च किया गया है। देखा जाएगा वहां पे कैसा इसका इंप्लीमेंटेशन है, कैसा उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है और सबको ठीक ठाक रहता है, पॉजिटिव रहता है, तब उसको थ्रू आउट द स्टेट वहां पे लॉन्च कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कंपलसरी कर दिया है कि वहां पे ई फाइलिंग होगी केसेस की। दूसरी बात यह है कि मणिपुर हाईकोर्ट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वहां पे जितना भी ये प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। तो ये 2 बड़े कदम लिए हैं। तो इन कदम से आप देख सकते हो कि कंप्लीटली तो ऑनलाइन नहीं कर दिया है पूरा प्रोसेस, लेकिन हाइब्रिड कर दिया है कि हाँ, आधा ऑनलाइन काम हो जाएगा, आधा ऑफलाइन काम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मणिपुर हाईकोर्ट ऐसे और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाने वाली है, जिसको अराउंड 13 करोड़ की फंडिंग भी दिया है मणिपुर गवर्नमेंट ने, ताकि ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मणिपुर हाईकोर्ट लॉन्च कर रही है उसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगने हैं, जैसे टच डिस्प्ले हो गया या फिर स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हो गए, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनका लाइसेंस हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरास हो गए, ये सारे इक्विपमेंट्स लेने के लिए इतना फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है। इनफैक्ट मणिपुर हाईकोर्ट ने रेलटेल कंपनी जो है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उससे भी एग्रीमेंट किया है ताकि यहाँ पे फ्लॉलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि ऑनलाइन पूरा काम हो सके स्मूथली। और इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर हाइब्रिड फंक्शनिंग की जो बात हो रही है, इसको मणिपुर हाईकोर्ट ने 2020 में रूल्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा ये करा जाएगा। और इनफैक्ट गाइज, ये जो ई फाइलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा भी नहीं कि पत्थर की लकीर है कि करना ही करना है। मान लीजिए अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन हो जाता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल सकता है। हालांकि एडवोकेट को 10 दिन के अंदर वहां पे ई फाइलिंग करनी होगी। इनफैक्ट जिस दिन ई फाइलिंग होगी केस की, उस दिन हार्ड कॉपी भी उस केस की मतलब सबमिट करनी पड़ेगी कोर्ट को। हालांकि अगर यहाँ पे भी दिक्कत होती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन रीजंस वहां पे वैलिड होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। तो ये चीज है गाइस। अब देखते हैं ये जो प्रोजेक्ट मणिपुर हाईकोर्ट ने जो इम्प्लीमेंट किए हैं, लॉन्च किए हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और इनका रिजल्ट क्या निकल के आता है। अब इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा, जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। अब गाइस, झारखंड हाईकोर्ट ने फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड जो कि हेमंत सोरेन है, उनको बेल दे दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब गाइस, इनका पूरा मैटर अब जानते रहे होगे क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे। 31 जनवरी को आई गेस ये अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट होते ही ये अपने पद से इस्तीफा दे देते और उससे पहले कई घंटों तक ये गायब भी थे। तो इनको ईडी अरेस्ट कर लेती है, तब से ये जेल में थे। ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अरेस्ट है उसको इलीगल मान लीजिए और अरेस्ट को क्वॉश कर दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के पास पहले जाना है और यहीं पे ये पूरा मैटर होता है और झारखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पे इनको बेल दे दी। अब चलिए यहाँ पे ग्राउंड समझते हैं कि किस बेसिस पे यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट ने इनको बेल दी है और क्यों लगता है ऐसा झारखंड हाई कोर्ट को कि इन्होंने यहाँ पे कोई भी रीजनेबल ग्राउंड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कोई भी गलत काम किया है या ये इस स्कैम में एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो गाइस, कोर्ट ने ये पाया कि रिकॉर्ड पे जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं और ये जो रजिस्टर्स हैं उसको आप पढ़ोगे या उसमें अगर आप डिटेल्स देखोगे तो वहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है कि इन्होंने वो जो 8.85 जो एकर्स का जो लैंड है उसको इलीगली ऑक्युपाई किया था, एक्वायर किया था। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी रजिस्टर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे ईडी का ये कहना था कि हम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया कि इनको अरेस्ट कर लिया, नहीं तो उस जमीन को ये इलीगली एक्वायर कर लेते। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ईडी की इस आर्ग्यूमेंट को मानने से मना कर दिया क्योंकि जो इस केस में विटनेसेस इन्वॉल्व हैं उनका तो ये एलिगेशन है कि यहाँ पे 2010 से हेमंत सोरेन यहाँ पे इस लैंड को एक्वायर कर चुके थे और पोजेशन भी उन्हीं के पास था। तो यहाँ पे जो ईडी कह रही है कि यहाँ पे हमने अरेस्ट करके अच्छा किया, नहीं तो ये इलीगली एक्वायर कर लेते, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई। इनफैक्ट यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये नोटिस करने वाला है कि जब ये पूरा केस जो स्टार्ट हुआ है या जब से
हेमंत सोरेन ने इस लैंड को एक्वायर किया था तब से कोई भी ये जो एग्रीड पर्संस हैं इन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया, ना ये पुलिस को अप्रोच करते हैं ना ही ये कुछ करते हैं। और जिस समय की ये बात हो रही है उस समय हेमंत सोरेन तो एक चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, एक्टिवली ये पावर में भी नहीं थे। अब मान लीजिए अगर ये सीएम होते उस समय, पावर में होते, तब तो समझ में आता कि हाँ आदमी यहाँ पे इनके अगेंस्ट में केस करने नहीं जा रहा, नहीं तो उल्टा ही खुद फंस जाता। लेकिन जब वो पावर में नहीं थे तब ये जो अग्रीव पर्सन है ये तब क्यों नहीं कंप्लेंट किए, तब ये पुलिस के पास क्यों नहीं गए। अब तो ये जब सीएम है तब इनके अगेंस्ट में केस लाया गया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखते हुए गाइज, ये जो मैंने आपको रीजंस बताई है सारे रीजंस देखते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पे कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है हेमंत सोरेन को यहाँ पे गिल्टी पाने के लिए। और जो सेक्शन 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसमें ट्विन कंडीशन दिए गए हैं बेल ग्रांट करने के लिए, जो कि पहली कंडीशन तो ये है कि कोर्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड से ये बिलीव करने के लिए कि ये जो अक्यूज पर्सन है गिल्टी नहीं है इस ऑफेंस के। और दूसरा ग्राउंड ये है कि इनको जब हम बेल देंगे, जब ये बेल लेके जेल से बाहर निकलेंगे तब ये सिमिलर मतलब कोई भी गलत काम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई और जिसके चलते यहाँ पे हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। और बॉन्ड्स के बारे में मैं बात करूं तो बेल के बदले में 50,000 की 2 श्योरिटीज लगी हैं। और यहाँ पे एलिगेशंस के बारे में बात करूं तो जो जिस जमीन के मैटर में इनके ऊपर एलिगेशन लगा है उस जमीन को 1985 पे 3 लोग उस जमीन को खरीदते हैं। और ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि 2009 से 10 के बीच में हेमंत सोरेन ने इन लोगों को जबरदस्ती भगा के उस लैंड को एक्वायर कर लिया था। और फर्दर एलिगेशन ये है कि जब पुलिस के पास ये लोग गए तो पुलिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। और यहाँ पे हेमंत सोरेन का ये कहना है कि यहाँ पे जो भी पेपर्स लाए गए थे फेक पेपर्स थे, जबरदस्ती इनका नाम वहां पे दिखाया गया, एक्चुअल में इनका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी पेपर है कुछ भी है उसमें उनका नाम नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। अब इनके केस में फर्दर क्या डेवलपमेंट्स आएगी, जैसी कोई न्यूज आएगी मैं आपको तुरंत इस पर बता दूंगा। बाकी यही सारी चीजें थी इस वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, जय हिंद।